question number 25. Sunny, Bobby were partner in a firm sharing profit loss in the ratio of 3:2. Their balance sheet as of 31st March 2012. तो आपकी बैलेंस शीट में क्या है? बैलेंस शीट में बैंक है, फिक्स एसेट्स है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्रोविजन, अदर फिक्स एसेट, डिफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। ये बेटा आपका लॉस है, जिसे आप लोग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता था ना, वही है एक तरीके से। और सनी का लोन है, सनी पार्टनर है, उसी का लोन भी है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है। ये जो लोन है ना, इसका मतलब है हमने इसको दिया है। उसके बाद बॉबीज लोन, मतलब हमने इससे लोन लिया है। क्रेडिटर बिल्स पेबल एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, मिसेस सनीज लोन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल। और यहाँ लिखा हुआ द फर्म वो डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2012, द एसेट्स वर रियलाइज्ड। ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है कि फर्म जो है 31 मार्च 2012 में डिसॉल्व हो रही है, एसेट्स रियलाइज हो रहा है। और सिचुएशन नंबर 1 में उन्होंने लिखा कि सनी प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस सनीज लोन, कि जो सनी है पार्टनर अपनी वाइफ का लोन खुद ही पे करेगा। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट हमने बड़े क्वेश्चंस में जब हम लोग बनाए होंगे तो बना चुके होंगे ये सब। बॉबी टुक अवे अ स्टॉक, बॉबी जो है स्टॉक लेके जा रहा है बेटा 20% के डिस्काउंट पे एट। और स्टॉक के अलावा वो क्या लेके जाएगा? इन्वेस्टमेंट लेके जाएगा। तो खैर ये सारी बातें तो कर ही लेंगे हम। क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दी रियलाइजेशन अकाउंट। तो फटाफट रियलाइजेशन का फॉर्मेट बनाओ। और उस वक्त ना हमें ध्यान क्या देना होता है? एसेट्स को ट्रांसफर करना होता है और लाइबिलिटी को भी साथ में ट्रांसफर करनी होती है। तो फटाफट एसेट्स लाइबिलिटी को ट्रांसफर करो, इसका फॉर्मेट तैयार करो, खुद से करने की कोशिश करो बच्चे। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, और हम सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे बच्चे। तो डेबिट साइड एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, तो इंडिविजुअली हम सारे एसेट्स का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे जो एसेट्स हमारे पास हैं जो ट्रांसफर करेंगे, बेटा आपको पता है बैंक ट्रांसफर नहीं होता। फिक्स डिपॉजिट होगा, स्टॉक होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, डेटर होगा, प्रोविजन जो होगा वो क्रेडिट साइड होगा, अदर फिक्स एसेट्स होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। पार्टनर्स के लोन ट्रांसफर नहीं होते। पार्टनर्स का कैपिटल अगर एसेट साइड में है तो ट्रांसफर नहीं होता। कोई किसी तरीके का कोई लॉस है एसेट साइड में तो वो ट्रांसफर नहीं होता। बाकी सारे एसेट्स ट्रांसफर होंगे। लाइबिलिटी में से क्रेडिटर होगा बिल्स पेबल, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, मिसेस लोन ये पार्टनर नहीं है, इनका लोन ट्रांसफर होगा। बॉबी का जो लोन है बेटा ये ट्रांसफर नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ट्रांसफर होता है, सिर्फ WCR जो है वो क्लेम नहीं होता है, तब ट्रांसफर नहीं होता। अच्छा जी, कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगा। तो इतनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, आइए जी ट्रांसफ़र करते हैं, एक एक करके नाम बताएंगे और हम लिखते चलेंगे। बताओ बेटा एसेट्स में क्या क्या आ रहा है? हाँ जी, फिक्स डिपॉजिट, और बताइए? वेरी गुड, स्टॉक। और ध्यान रखना कुछ गलत मत बताना, देख दाग के बता देना, ठीक है। स्टॉक के बाद है सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बाद है सर हमारे पास डेटर्स। और बताइए जी? अदर फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा जी, इनकी वैल्यू बता दीजिए फिक्स डिपॉजिट स्टॉक की। वेरी गुड, 70,000 और 86,000। हाँ जी, 1,77,000 और 3,80,000। बेटा ये डेटर्स में ना ध्यान रखना। क्या चीज़ भाई? सही तो है बेटा, 3,80,000। और ये जो है ना डेटर्स में ये वाली वैल्यू आती है, इसी का ध्यान रखना, इस वाली वैल्यू को नहीं लिखते हम। अब जी आते हैं लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में एक तो आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वही ट्रांसफ़र होगा जी। डाउटफुल डेट्स 12,000। उसके बाद लाइबिलिटी से ट्रांसफ़र होंगे बेटा क्रेडिटर्स। और फिर है बिल्स पेबल और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, यहाँ आएगा जी बिल्स पेबल, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड।
बॉबी का लोन नहीं आएगा, मिसेस सनीज लोन आएगा, बाय मिसेस सनीज लोन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारी चीज़ें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अमाउंट बता दीजिए। क्रेडिटर का अमाउंट 1,90,000, बिल्स पेबल, ईपीएफ, मिसेस सनीज लोन, आईएफआर 30,000। तो जी ये हमने ट्रांसफ़र कर लिया। और आ जाते हैं सर अब यहाँ, ये जब सारे ट्रांसफ़र हो जाएं, अब उसके बाद ये किस्से कहानी जो दे रखे हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने नोट कर लिया क्या? फटाफट कर लो। हो गया जी। तो फर्स्ट में, और ये ना जहाँ जहाँ पे कैलकुलेशन की ज़रूरत है सबका एक वर्किंग नोट छोटा छोटा बनता जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है सनी प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस सनी लोन। तो सनी पार्टनर है, उसने बोला कि जो मिसेस सनी का लोन है वो मैं पे कर दूंगा। तो भाई पार्ट लोन जो है इस साइड है, लाइबिलिटी इस साइड है, अगर पे होगा तो डेबिट साइड आता है। तो भाई हमने डेबिट साइड में जाके यहाँ पे जिस पार्टनर ने पे करने की बात करी लाइबिलिटी की उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सनीस सनीस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के नाम से लिखते हैं बेटा, सनी कैपिटल अकाउंट, और इसी में लिख देंगे मिसेस सनीज लोन, और ये वैल्यू है मिसेस सनी का 55,000, मिसेस सनी लोन 55,000। अच्छा जी, ये फर्स्ट हमने कर लिया सर। उसके बाद सेकंड पे आएंगे बेटा, बॉबी टुक अवे अ स्टॉक ऑफ 20% डिस्काउंट। ये जो बॉबी है ना उसे 20% डिस्काउंट पे स्टॉक लेके जा रहा है। तो भाई हम स्टॉक की वैल्यू चेक करते हैं, स्टॉक कितने का है? 86,000 का। कौन लेके जा रहा है बेटा? तो हम यहाँ लिखते हैं क्रेडिट में बॉबीज कैपिटल अकाउंट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट। बॉबीज कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा नाम बेटा? स्टॉक। बॉबी क्या लेके जा रहा है? एक तो स्टॉक लेके जा रहा है बॉबी, और साथ में इन्वेस्टमेंट भी ले जा रहा है। तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी लिख देंगे। अब देखो जो कैलकुलेशन यहाँ करनी है उसकी जगह पे मैंने क्या करना है, थोड़ा सा लाइन और छोड़ देना है। और क्या आएगा इधर? क्या आएगा? कुछ लिस्ट आती है एसेट्स की, इससे ज़्यादा तो कुछ आता नहीं, प्रॉफिट लॉस वगैरह। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे लिख दिया जी वर्किंग्स, वर्किंग नोट। ठीक है जी। स्टॉक पहला वर्किंग बनाया जी, स्टॉक के बारे में। स्टॉक कितने का था सर? 20% डिस्काउंट पे लेके। हम ये कैलकुलेशन ऊपर भी कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे। 86,000, 86,000 का कितना परसेंट वैल्यू लगाया है उसने? 80%। 68,800। बेटा क्वेश्चन में बिल्कुल जागते रहना, कहीं मुझसे कुछ छूट जाए तो आप ध्यान दे देना, और कोई चीज़ गलत मत बताना। अगर कोई बताए तो एक दूसरे को रीचेक कर लेना। 68,800 हमारा स्टॉक आ गया जी। फिर इन्वेस्टमेंट भी ले गए जी। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं वैल्यू देखूं तो 1,04,000 है। क्वेश्चन ने बोला कि 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ध्यान से सुनना, 1,04,000 का इन्वेस्टमेंट है ना, ये सारा नहीं ले रहे। कितना ले रहे हैं? 80% ले रहे हैं। और उसकी वैल्यू क्या लगाई है? उसकी वैल्यू लगाई है 10% डिस्काउंट पे। 10% डिस्काउंट मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं उसमें से 10% और कम करेंगे। जब कम करेंगे तो ये अपने आप में कितना परसेंट होगा बेटा? 90%। जैसे यहाँ पे 20% डिस्काउंट था तो हमने 80% डायरेक्ट लगा दिया। ठीक है जी। यहाँ पे जितना इन्वेस्टमेंट है उसका 80%, और जो भी आएगा उस पे 10% डिस्काउंट है। तो मतलब ये चीज़ की जो वैल्यू लगी वो 90% ही तो लगी। अरे समझ रहे हैं ना? अब सॉल्व कर लिए सर इसे।
80%, 74,880, 74,880। तो स्टॉक हो गया और इन्वेस्टमेंट हो गया जी। तो ये स्टॉक की वैल्यू मैं लिखता हूँ 68,688,00,74,880। ये दो चीज़ें कौन लेके जा रहे हैं भाई? बॉबी लेके जा रहे थे। तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख ली। अब इसके नाम से जो भी वैल्यू आती है इसको टोटल करके हम यहाँ लिख देंगे 68,800 प्लस 74,880 143680। सही है जी। तो हमने ये सेकंड जो है ये दोनों चीज़ों को समझ लिया, फर्स्ट और सेकंड को। थर्ड पे आई लिखा हुआ धर्म, अ डेटर ऑफ 60,000। एक डेटर है 60,000 का जिसका नाम क्या है? धर्म। हैड टू पे द अमाउंट। अब डेटर तो हमें ही पैसा देगा ना, हम तो नहीं देंगे डेटर को पैसे। तो डेटर हमें पैसे देना था उसको 60,000 रुपये, लेकिन वो पैसे कितने दिन बाद देना था? 2 महीने बाद। आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, जब हम बिजनेस बंद कर देंगे उसके बाद 2 महीने बाद की डेट थी इसकी पैसे देने की। अब मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ तो 2 महीने के बाद ये कहाँ पैसे देगा? तो हमने इसे बोला कि भैया आप पैसे पहले दे दो, तो हम आपको 9% का डिस्काउंट देंगे। ही वॉज अलाउड अ 9% डिस्काउंट, उसको हम 9% डिस्काउंट देंगे फॉर मेकिंग इमीडिएट। तो 9% जो डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पे ना क्या लिखा हुआ है बेटा? पर एनम। इस टाइप के क्वेश्चन बुक में थे, ऑलरेडी हम लोगों ने बनाए भी। तो 9% का डिस्काउंट है 60,000 पे। अब ध्यान से समझिएगा, सेकेंड वर्किंग नोट मैं आपको यहाँ पे तैयार करके दिखा रहा हूँ डेटर्स के बारे में कि सर डेटर्स जो है, अब बताओ कितनी वैल्यू की है? डेटर की कोई वैल्यू तो होगी ना सर? नहीं समझे बेटा? डेटर्स की वैल्यू 1,77,000, लेकिन वो सारे डेटर को हम डिस्काउंट नहीं दे रहे, हम सिर्फ किसको दे रहे हैं? 60,000 वाले को हम डिस्काउंट दे रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे आगे जी हमारे पास 60,000 का है डेटर, इससे हमने बोला जी आपको 9% का हम डिस्काउंट देंगे। ध्यान से समझना बच्चे पार्टी, इस 60,000 में हम कितना परसेंट डिस्काउंट देने वाले हैं? तो आप अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। ध्यान से समझना, आप डेटर की वैल्यू डायरेक्ट कर रहे हो तो हमने अलग अलग भी निकाल सकते हैं। जैसे 60,000 का, इधर देखना बेटा पहले कितना परसेंट टोटल, ये 60,000 है, सॉरी टोटल कितना है? 60,000 टोटल है। 60,000 में से जो डिस्काउंट है वो मैं माइनस कर रहा हूँ। तो 60,000 पे 9% डिस्काउंट, लेकिन आगे क्वेश्चन ने लगाया था पर एनम। पर एनम का मतलब है कि जितने मंथ का डिस्काउंट है, जितने मंथ बिफोर आपको पैसा मिल रहा है, तो कितने महीने बिफोर मिल रहा है? तो 2 महीने का डिस्काउंट लगेगा उसमें सिर्फ। तो 60,000 रुपये उसको देने थे हमें, वो हमें देता, लेकिन हम उसको कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं 60,000 पे 9%, 2 महीने का जी। मेरे हिसाब से आया जी 900 रुपये। तो डेटर से जो कलेक्ट हो रहा है वो हो रहा है जी 59,100 रुपीज़। 60,000 से इतना हो रहा है। 60,000 से जो डेटर पैसा आएगा वो आएगा 59,100। बोलिए बच्चे, समझ में आ गई बात? अच्छा जी, और आगे कहते हैं, अब इसको हमें लिखना था वैसे कैश और बैंक करके। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए बैंक का कॉलम है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, इस पैसे को यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देते हैं डेटर। और डेटर की वैल्यू कितनी आई जी? यहाँ से जो आया 59,100 आया, ये हम इज्जत से यहाँ पे 59,100 लिख देंगे। सही है? कोई डाउट? ठीक। और आइए सर, यहाँ तक कर लिया जी। अब आइए, क्रेडिटर वर पेड 1,75,000। क्रेडिटर को हमें कितना देना था सर? 1,75,000 रुपये हमें पे करना था इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। हमें पे करना है 175, जबकि क्रेडिटर का बाकी 190 था। तो अलग से कुछ नहीं देना, सीधा आपने ये 175 देना, फुल सेटलमेंट है ये।
तो 1,75,000 रुपये आप क्रेडिटर को पे कर रहे हो बेटा। जब आप पे करोगे तो आप उसे किधर लिखोगे? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आप लिखते हैं बैंक करके, और यहाँ लिख लीजिए जी क्रेडिटर्स को हम देंगे, कितना दे रहे हैं बताओ? 1,75,000, ये आ गया जी यहाँ पे। तो ये भी हो गया साहब, इसमें कोई इशू नहीं है, ये भी हो गया बेटा। डेटर कितना था? 60,000 था। तो डिस्काउंट मिल रहा है ना 9% का। क्या चीज? क्या कर रहे हो तुम समझे नहीं मेरी। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन को। भाई डेटर से हमें 60,000 रुपये लेने थे, तो हमने उसे डिस्काउंट दिया, कितने परसेंट का दिया? सिर्फ 9%। बेटा 60,000 का 10% ही 6,000 होते हैं, ठीक है? तो 9% ही, तू 9,000 कुछ बता रहा है डिस्काउंट होगा, गलत बता रहा है। चलो कोई नहीं, फिर से सुन। यहाँ पे देखो बेटा, 60,000 रुपये हमें उससे लेने थे, तो हमने बोला 9% डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या है बेटा? वो माइनस नहीं करूँ डिस्काउंट को, या डिस्काउंट अलग से कैलकुलेट करो फिर माइनस करना पड़ेगा ना। तो हमने ये डिस्काउंट कैलकुलेट किया, ये क्या चीज़ है? डिस्काउंट। उससे लेना कितना था? 60,000। तो कैसे कैलकुलेट हुआ? 60,000 का 9%। कर लीजिए सर, 60,000 का 9% कितने दिन का? 2 महीने का। तो 900 रुपये का डिस्काउंट हुआ, तो भाई 60,000 में से 900 रुपये का डिस्काउंट, तो 59,100 ही तो वो देगा हमें। तो हमने 59,100 लिख दिया था। अब यहाँ पे क्रेडिटर्स के बारे में अच्छा भी दिखा देता हूँ। क्रेडिटर को हमें कितना पे करना है? 1,75,000। तो भाई हमने क्रेडिटर को डायरेक्टली पे कर दिया 175, कोई कैलकुलेशन तो है ही नहीं उसमें, ठीक है? और आइए नेक्स्ट। 90% ऑफ अदर फिक्स एसेट्स रियलाइज, जो अदर फिक्स एसेट्स है उसका 90% हमने बेचा है, कितने में? 1,98,000 में। और जो बच जाते हैं, मतलब 90% आप बेच रहे हो, तो अभी कितना परसेंट और बच गया? 10%। बेटा ध्यान से देखना, आप खुद से करोगे तो ये लाइनें आपको दिक्कत डालेंगी, और अभी मैं समझा रहा हूं तो आप सिर्फ इस पे ध्यान दे रहे हो। अच्छा कैलकुलेट हो रहा है, लिखना है इधर उधर, क्वेश्चन पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। और खुद से, मेरे पढ़ने से पहले एक बार खुद से पढ़ के देखा करो कि वो बात समझ में आई। अब मैं जब समझाया करूं तब आप देखो कि जो आपने समझा था वही निकला आंसर, या कुछ और समझ में आ रहा था आपको। तो क्रेडिटर वर पेड 1,75,000 तो हो गया था। 90% ऑफ अदर फिक्स एसेट्स, कह रहे जी 90% ऑफ अदर फिक्स एसेट्स, जो भी अदर फिक्स एसेट्स है उसका 90% हमें रियलाइज हुआ है इतने में। और रिमेनिंग जो है, जो रिमेनिंग है, कितना रिमेनिंग है भाई? 90% बेच दिया आपने 1,98,000 में, तो कितना परसेंट बचा हुआ है? वो 10% आप डिस्काउंट पे बेच रहे हो, कितना? 15%। अब यहाँ पे आपको समझना है ई पार्ट को। किसके बारे में है ये बेटा? अदर एसेट्स, अदर अदर फिक्स एसेट्स है, ठीक है जी। अदर फिक्स एसेट्स के लिए उन्होंने बोला कि भाई साहब अदर फिक्स एसेट्स, तो सबसे पहले हम रिमेनिंग वाले का कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इधर देख लो बेटा, हम यहाँ पे रिमेनिंग वाले एसेट्स की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो अदर फिक्स एसेट्स है, जो फिक्स एसेट्स है वो 3,80,000 है। अब बताइए अदर फिक्स एसेट्स कितने का बिका, ये मालूम करना है मुझे। 3,80,000 टोटल था, तो इसका 90% तो कितने का बिका वो तो क्वेश्चन ने दे रखा, उसकी टेंशन तो लेनी नहीं। कितने की टेंशन हमें लेनी है? 10% की कोई कैलकुलेशन नहीं बताई, तो पहले हमने ये 10% निकाला, कितना आएगा जी? 3,80,000 का 10%। फिर इसी में हमने क्या दिया? हमने डिस्काउंट दिया, कितना परसेंट? तो आप यहाँ पे 15% निकाल के माइनस कर दीजिए, या फिर जब 15% माइनस करते हैं किसी में से, तो कितना परसेंट बचेगा? तो आप 85% ऐसे निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? या तो आप पहले इस वैल्यू को निकालेंगे कि भाई साहब ये रिमेनिंग है, अदर फिक्स एसेट्स ये क्या है? रिमेनिंग फिक्स एसेट्स है। तो रिमेनिंग फिक्स एसेट्स कितना हुआ सर? 38,000 हुआ।
फिर 38,000 का ही हमने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 15% डिस्काउंट दिया। तो 38,000 माइनस का 15%, 5,700। तो ये आया जी 32,300। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन है, आप जैसा चाहें वैसे प्रेजेंट करें। बाकी मुझे जो आसान ये लग रहा है कि इसका 10% पहले निकाल लेता हूँ, और 10% निकाल के 38,000 आ गया, 15% डिस्काउंट अगर दे दूंगा तो बचेगा कितना, तो सीधा 85% ही मैं निकाल लूंगा, कुछ करना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही कैलकुलेशन में काम होगा मेरा। बाकी आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे कर लीजिए। 32,300। तो अदर फिक्स एसेट्स रियलाइज्ड, ये रिमेनिंग वाला है बेटा, ध्यान रखना। अदर फिक्स एसेट्स रियलाइज कितने का हुआ सर, तो पहला वाला जो फिक्स एसेट्स था उसे तो बेचा 1,98,000, 198 प्लस 32,300, 2,30,300। इतने का अदर फिक्स एसेट्स आपका रियलाइज हुआ है, और ये आपके बैंक में आया होगा। तो बाई बैंक करके मैंने लिख दिया जी। क्या चीज़ लिख रहे हैं, अदर फिक्स एसेट्स। कितना, 2,30,300, 2,30,300। ठीक है बेटा। जी सर। नहीं सर, बेटा रुक जा, सब्र कर ले। जब मैं नीचे वर्किंग नोट दिखाऊं तो आप वर्किंग नोट नोट करा करो, जब ये दिखाऊं तो ये नोट कर लो। कर लिया जी। आइए जी, ये लिख लिया। बाकी इसको हम लोग बेटा, आपको पता था ये हेड लिख के नीचे डेटर, नीचे अदर, ऐसे लिखवाते था मैं आपको। ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ अ, आपको एक ही अकाउंट बनाने बोला गया, तो जो जो कैलकुलेशन आ रही है डायरेक्ट डायरेक्ट भी लिख के काम चला लेंगे आप। अच्छा साहब, यहाँ तक कर लिया हमने। अब आइए नेक्स्ट, ये हो गया जी बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट भी बच रहा था अभी। कहाँ सर, पहले इन्वेस्टमेंट यहाँ पे था, कह रहा था 80% हमने बेचा था पहले, और ये 80% जो इन्वेस्टमेंट है बॉबी ले गए थे। यहाँ पे कह रहे हैं जो बैलेंस बच गया इन्वेस्टमेंट, तो 80% तो हमने सेल कर दिया था, तो अब कितना परसेंट बच रहा होगा, उसे हम बेच रहे हैं अपनी जो भी कीमत है उसके कितने परसेंट पे। तो भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट आप चेक करो, क्वेश्चन में दिया कितने का था। इन्वेस्टमेंट था बेटा 1,04,000 का। तो बच्चा पार्टी हमने यहाँ लिखा है 1,04,000 का 20%। सर 20 क्यों लिखा, बेटा 80% हमने सेल आउट कर दिया था, बचा तो 20% है ना। तो हमने पहले 20 लिखा, अब इस 20% जो भी हमारे पास है 20% है, उस 20% में हम इसे सेल कर रहे हैं, और वो भी कितने परसेंट की वैल्यू पे, तो इसका 75% निकाल लेंगे। कितना है बेटा, 1,56,000। ये इन्वेस्टमेंट आ गया जी, 15,600 का बिक गया आपका। और क्या गया इसके साथ साथ, कह रहे हैं फिक्स डिपॉजिट भी हमारा रियलाइज हुआ है 110% पे। फिक्स डिपॉजिट भी आया जी 110% पे। तो आइए जी यहीं पे फिक्स डिपॉजिट भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट, पहले फिक्स डिपॉजिट था कितने का सर, 70,000 का था फिक्स डिपॉजिट बेटा। कितने परसेंट पे फिक्स डिपॉजिट गया, 110% पे। 70 का था ना,
अच्छा अच्छा, तो 77,000 आ गया है ना। तो इन्वेस्टमेंट और फिक्स डिपॉजिट दोनों बिक गए जी। आइए साहब क्रेडिट में लिख लीजिए बाई बैंक करके, या एक ही बार बैंक लिख के सारी चीज़ें उसके नीचे भी लिख सकते हैं। दोनों प्रेजेंटेशन आपको पता है, एक में हमने इन्वेस्टमेंट बेचा और एक में हमने फिक्स डिपॉजिट रियलाइज किया। दोनों की वैल्यू बता दो तो ज़रा, क्या चीज़? 15,600 और ये 77,000। चलिए जी, और क्या है क्वेश्चन में देखते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर विच हैज़ बीन रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली। कह रहे जी एक ओल्ड फर्नीचर है जिसे हमने पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज़ीरो कर दिया था। फ्रॉम द बुक्स बॉबी टुक अवे द सेम। अब एक चीज़ पहले से ज़ीरो है, उसे एक पार्टनर कह रहा है जी मुझे 41,000 का दे दो। अच्छा जी, अगेंस्ट हिज लोन उसने, अब भाई इसको हमें पैसे देने थे इसके लोन के बदले में। किसके बदले में देने थे? लोन के बदले में इसे पैसे देने थे। ठीक है जी, और ये हमारा क्या लेके जा रहा है? एसेट्स लेके जा रहा है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में लोन दे रखा है, कितना दे रखा था? पहले देखो लोन के बारे में क्वेश्चन ने कितना दिया। बॉबी का लोन है हमारे पास 85,000। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कई बार हमने किया है, इस चीज़ को फिर से समझा रहा हूँ मैं। पार्टनर का लोन कभी भी रिलायंस अकाउंट में नहीं आता, नॉर्मली हम ट्रांसफ़र नहीं करते उसे। पार्टनर्स का लोन रिलायंस में ट्रांसफ़र और ना ही पे करते। अगर मुझे कैश बैंक से पे करना पड़ा तो हम रिलायंस अकाउंट में तो पे नहीं करते। लेकिन अब पार्टनर जिद पे आ गया, कह रहा है कि नहीं भाई मुझे एसेट्स दो, और एसेट्स तो रिलायंस अकाउंट में, एसेट्स कहाँ हैं? तो अगर आप सोचो लोन की जगह खुद सिर्फ ये सोचो कि एसेट्स आपका ये जो फर्नीचर है ना, यहाँ पे कोई फर्नीचर जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन बिक रहा है, आपका एसेट्स बिक रहा है, तो बताओ कहाँ लिख के दिखाओगे उसके? फिर कोई भी एसेट्स रियलाइज होगा, 1 रुपए भी अगर आपके पास आते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस में, कभी 1 रुपए भी आपके पास आ जाए किसी एसेट्स को बेच के, तो किधर लिखते हैं? क्रेडिट साइड हमारे लिए फायदा होता है सर। समझ में आई बात? तो ये तो एसेट्स बोल रहा है कि मुझे दे दो भाई आप। मैंने ठीक है जी, अब मुझे 41,000 का लोन देना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? 41,000 रुपये का लोन देना ही नहीं पड़ेगा, अपने लिए फायदा हुआ नुकसान हो गया? ये फायदा हो गया सर। तो यहाँ पे ना बेटा बैंक से पैसा आया है क्या? नहीं सर, बैंक से थोड़ी ना आया, बस आपका लोन कम हो गया सर। तो ये भी तो फायदा ही है बेटा, लोन कम हो गया। क्या नाम था पार्टनर का? तो यहाँ पे लिखेंगे बॉबीज लोन। कितना लिख दें? 41,000। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, आपको शायद लगे कि कैलकुलेशन वाली चीजें इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये इंपॉर्टेंट है। पार्टनर कोई एसेट्स लेके जा रहा है तो आप यहां पे लिखते हैं, इस बार ये लोन से एडजस्ट हो रहा है, कैपिटल से नहीं हो रहा। 41, अभी लोन उसका था कितना अपने पास? 85,000 का लोन था यहाँ पे, बॉबी का लोन 85 का था सर। क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि बैलेंस जो लोन बच गया, अच्छा यानी इसका मतलब है कि पहले 85 था, 41 माइनस करेंगे तो 44,000 का लोन अभी बच रहा है। कह रहे जो बैलेंस बच रहा है बेटा, बैलेंस टू हिम वाज गिवन इन कैश में देना। अब पार्टनर्स का लोन पे करना है कैश में, बताओ क्या ये रिलेशन अकाउंट में आएगा? कहाँ जाता है? पार्टनर्स के लोन अकाउंट में। अच्छा सर, इसी क्वेश्चन को जर्नल एंट्री बता दीजिए, क्या पता सिर्फ यही लाइन जर्नल एंट्री में आ जाए, क्योंकि अगर आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट तो आ सकता है। तो मैं इसकी जर्नल एंट्री समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा बच्चे। आपको फायदा हुआ, आपको पता है जब भी फायदा होता है या लोन आप पे कर रहे हो, आप ऐसा सोचो पार्टनर्स का लोन पे करोगे तो लोन तो लाइबिलिटी था ना, तो बॉबी का लोन डेबिट, बॉबीज लोन अकाउंट डेबिट। नहीं नहीं, रिलाइजेशन पहले नहीं सोचते, लोन का पेमेंट हो रहा है कैश। लोन टोटल कितना देना था? 41 का फर्नीचर दिया ना, तो बचा कितना?
तो 44 का कैश दिया। अभी जितना नहीं देना पड़ेगा वो अपने लिए फायदा है, हाँ या ना? जिसके बदले में हम एसेट दे रहे हैं वो अपने लिए क्या हुआ एक तरीके से, कितना आएगा? 41,000। तो बेटा यहाँ ध्यान रखो कि ये एसेट्स आप दे रहे हो तभी भी यही लिखोगे। अगर एक एसेट्स नहीं भी देते तभी भी क्या लिखना पड़ता? रिलेशन। सर फिर से समझाइए। बेटा 85,000 देना था, आपने उसे 44,000 कैश दिया, बाकी बोला कि जी सेटलमेंट हो गया अब नहीं देना, तो बताओ फिर भी फायदा होता ना? तो फिर भी जर्नल एंट्री यही होती। मतलब अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहता कि बॉबीज लोन पेड इन सेटलमेंट ऑफ रुपीज 44,000, सिर्फ इतना लिखा रहता तभी भी एंट्री यही थी। अगर वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है तभी भी यही थी, फर्नीचर लेके जाएगा तब भी यही थी, पहले से एसेट्स लिखा हुआ है तभी भी यही थी। यानी लोन की पेमेंट होगा अगर पार्टनर्स का तो बॉबी लोन टू कैश, और कैश कम है, जो भी डिफरेंस आएगा क्या लिखेंगे वहां पे? फिर रिलेशन अकाउंट लिखेंगे। समझ में आ गई बात? ये एंट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। नहीं, अभी ये इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे क्योंकि ये क्वेश्चन है मेरे हिसाब से जर्नल एंट्री में, अगर क्वेश्चन एग्जाम में रिलेशन का ना आ जाए, जर्नल एंट्री का यही फॉर्मेट रह गया तो आपको ये इंपॉर्टेंट समझिएगा इसके हिसाब से। चलें आगे बेटे। रिलेशन एक्सपेंसेस कितना बेटा? वर पेड बाई, तो पार्टनर्स जो है आपके रिलेशन का एक्सपेंस पे कर रहे हैं, आपके लिए फायदा है नुकसान? नुकसान। भूल गए ना बेटा, अभी कुछ दिन पहले डिसोल्यूशन का रिवीजन करवाया था कि कुछ भी पे करना पड़े, एक्सपेंसेस पे करना पड़ रहा है, नुकसान है। पार्टनर पे कर रहा है, एंट्री क्या थी सर इसकी? रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री थी। आप लोग पढ़ते जरूर हो लेकिन रिवाइज नहीं करते, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला, किसी भी तरीके से कोई फायदा नहीं होने वाला इसको। एग्जाम में ऐसा नहीं कि कुछ चमत्कार हो जाएगा, अचानक से याद ही आ जाएगा बिना रिवाइज की। यहां मैं ही सॉल्व करवा रहा हूं, आप तो कर ही नहीं रहे। आपसे पूछ रहा हूं एंट्री गलत, तो आपसे तो हो ही नहीं रहा है क्वेश्चन। आप ये मत समझना कि अरे क्वेश्चन बना ले रहा हूँ, हाँ मुझसे तो बन जा रहा है। आपसे डायरेक्टली जब जर्नल एंट्री पूछ रहा हूँ तो बन नहीं रहा। कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी ये पता नहीं आ रहा, याद नहीं आ रही। मैं बता रहा हूँ तो याद आ जा रहा है, हाँ याद आ गया सर। तो रिवीजन आप करोगे ही नहीं और आप सोच लोगे एग्जाम में अच्छा हो जाएगा, सैंपल पेपर बैठ के कर भी लेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तभी अच्छा होगा जब आप खुद से बनाने के काबिल बने ना। याद दिलाने वाला वहां पे थोड़ी ना होगा, सारे क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो रिवीजन करा करो, रिवीजन करते नहीं आप लोग। तो डेबिट साइड जाएंगे सर, यहाँ पे पार्टनर्स का नाम है, किस पार्टनर ने पे करा है? सनी ने। और तो यहाँ पे सनी कैपिटल आएगा सर, सनीज कैपिटल आएगा। इसमें एक्सपेंस लिखेंगे एक, तो एक आएगा सर बॉबी कैपिटल के नाम से, बॉबीज कैपिटल आएगा सर, यहाँ भी एक्सपेंस आएगा सर। और अमाउंट यहाँ पे देखिए ले, 20,000 रुपये दोनों ने दिए हैं बराबर बराबर, तो 10,000 10,000 के नाम से दोनों में हम लिख देंगे, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे भी 10,000। और क्या है सर? और कुछ भी नहीं, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद हमारे को इसका आंसर निकालना है। अब इसके आंसर्स निकालने हैं, फटाफट प्रॉफिट लॉस निकालिए ज़रा और बताइए क्या आ रहा है बेटा। हाँ बिल्कुल निकाल लो बेटा। अरे थैंक यू। ये बिल्स पेबल तो हम पे करें, क्रेडिटर पे कर दिया था ना हमने, बिल्स पेबल पे नहीं किया। अगर कोई लाइबिलिटी रह गई है तो वो भी चेक कर लो और उसको भी पे करो। जैसे यहाँ पे आके आप क्या लिख दोगे फिर उसका? बैंक। अब बैंक में जाके क्या लिखोगे? बिल्स पेबल, यही एक लाइबिलिटी रह रही है, और 1,10,000 की। और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड चेक करो, क्या ये पे करा हमने? नहीं पे करा, तो बेटा यहाँ पे भी लिखो बैंक एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कितना बेटा? 50,000। मिसिस सनी लो पे हो गया, हाँ जी सनीज का लोन भी हो गया, आईएफआर भी हो गया जी। आईएफआर की पेमेंट नहीं होती है बेटा, ध्यान रखना, आईएफआर की पेमेंट नहीं होती, ओनली ट्रांसफर होता है, इसको पे नहीं करना पड़ता है। बाकी सारी लाइबिलिटी प्रोविजन की भी कोई पेमेंट नहीं होती। किसकी किसकी नहीं होती बेटा? बस यही दो है, जो भी लाइबिलिटी एसेट्स के नाम से बनाई गई है। जैसे डेटर के लिए प्रोविजन बनाया आपने,
और इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया आपने, तो इन दो की पेमेंट नहीं होती, बाकी सारी लाइबिलिटी की होती है जी। ठीक है साहब, तो ये दो लाइबिलिटी आप पे नहीं करेंगे, बाकी ये आपने बिल्स पेबल एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कर दिया। अब बैलेंस आप निकाल सकते हैं आसानी से, अब कुछ नहीं बचा। एसेट्स में भी देख लो, सारे एसेट्स रियलाइज हो गए जी, चेक कर लो जी। ठीक है, और देखो कोई क्या क्या रह रहा है थोड़ा सा, मेरे हिसाब से तो बाकी चीज़ें हो ही गई। लिखना है लेकिन सिर्फ ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, आओ जी, एसेट्स में हमारे पास, हमने एसेट्स को यहाँ पे रियलाइज़ किया था, हमने सिर्फ धर्म को रियलाइज़ किया था, डेटर। बाकी हमें ना एक बात इस क्वेश्चन में ध्यान और भी देना है कि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि डेटर रियलाइज होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे जो एसेट्स है, जैसे फिक्स डिपॉजिट सारे रियलाइज हो गए, सबके बारे में जिक्र हो गया, स्टॉक का हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट भी सारा कवर हो गया था। डेटर कुछ रह गया, तो ध्यान रखना कि जो डेटर के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ किसके बारे में लिखा हुआ था, डेटर के बारे में, सिर्फ 60,000 के, बाकी डेटर के बारे में नहीं था, तो आप मान के चलेंगे कि वो रियलाइज होगा, डेटर हमारा क्या होगा, रियलाइज होगा। ठीक है जी, चलो जी, डेटर से रियलाइज करवा लो कैश। डेटर से रियलाइज तो इसी में ऐड कर दो, डेटर का जितना रह गया था, 1,77,000 में से 60,000 को अलग कर दो पहले, तो 1,17,000 बच रहा है। उस 1,17,000 में वापस से 59,100 ऐड कर देता हूँ मैं, और क्या, 1,70,000, इसको लिख लो 1,76,100, 1,76,100। इसी डेटर में आप यहाँ पे 1,17,000 और टोटल डेटर रियलाइज्ड, टोटल डेटर रियलाइज्ड हो गई। हाँ बेटा, हाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अच्छा पहले ये लिख लो ना बेटा, ये कर लो, इसका आंसर निकाल दो। बताओ बेटा, टोटल कितना, 12,00,000, 12,27,000। तो भाई यहाँ पे बाई लॉस ट्रांसफ़र टू, और ये पार्टनर्स में बांट देना, एक बॉबी में और किस में, सनी में, इतना तो कर ही लेंगे सर। किस रेशियो में बांटना, रेशियो गिवन है क्या, तो 3:2 में आप बांट लीजिएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं अब ज़रा। हाँ जी, ये लो, आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 26 बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ना आपको बैलेंस शीट गिवन है बच्चे, इसमें बैलेंस शीट गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी की बैलेंस शीट है, 2 साल का डाटा आपके सामने गिवन है, 24 और 23 का। उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, नोट नंबर दे रखे हैं इसके, ये 23 का है, पिछले साल के हैं सारे डाटा यहाँ पे। इसमें ऑथराइज कैपिटल है, और बेटा इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड है, सब्सक्राइब फुल्ली पेड है, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली है, उसमें कॉल्स इन एरियर्स माइनस हो रहा है। और नोट नंबर एक और दे रखा है, लेकिन 2024 के लिए है ये, इसमें भी ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब्ड है। एक नई बात यहाँ पे बताई, आउट ऑफ दिस 40,000 शेयर्स वर इशूड टू द वेंडर्स, मतलब जो यहाँ पे इशू हुए हैं उसमें से 40,000, जो भी इशू हुए हैं शेयर्स, उसमें से 40,000 शेयर्स जो हैं वो अदर देन कैश है, मतलब उसके बदले में कैश नहीं आया। और ये पूरी बैलेंस शीट है यहाँ पे, और नीचे आके कुछ क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक ओवर द बिजनेस ऑफ क्यूपा लिमिटेड विद द एसेट्स ऑफ रुपीज 12,00,000 एंड द लाइबिलिटीज ऑफ दिस। ये कह रही जी 12,00,000 का एसेट्स और लाइबिलिटी 7,30,000 का खरीदा। परचेज कंसिडरेशन वाज पेड इन कैश बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट पार।
और द एंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन कैपिटल रिजर्व, और इनका जो है ना कैपिटल रिजर्व 40,000 आया है। तो बच्चे ये कह रहे हैं कि इनका कैपिटल रिजर्व ना 40,000 आया। पहले यहाँ पे ध्यान से समझो। चलो जी समझदार लोग, आप ही से पूछ लेता हूँ जर्नल एंट्री इसकी कैसे पूछूं मैं। सोहिब खड़ो, बताओ। एसेट्स एक्वायर करते जब किसी का बिजनेस तो जर्नल एंट्री क्या होती? नहीं, अभी सिर्फ 2 दांत दिखे, 4 दिखा थोड़ा सा खुश होके। वेरी गुड भाई। एसेट जो भी है सन्ड्री एसेट्स, इधर देखो सन्ड्री, इधर देख लो अब। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो सन्ड्री लाइबिलिटी टू वेंडर, ये नॉर्मल जर्नल एंट्री हमने बताई है आपको। इस सन्ड्री एसेट्स में आपको वैल्यू कितनी दी? 12 लाख। लाइबिलिटी कितनी दी? 7,30,000 रुपए की। और कुछ नहीं दिया। उसके बाद वेंडर के बारे में, और उसके बाद कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व तो यहीं आता है। कैपिटल रिजर्व कितना दे दिया? 40,000 कैपिटल रिजर्व दे दिया। अब इससे मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो आएगा ना वेंडर की वैल्यू क्या आएगी? डिफरेंस में आएगी। तो बताइए जी वेंडर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 नहीं बेटा, 12 लाख माइनस का 7,30,000 माइनस का 40,000, तो यहाँ पे कितना आया सर? 4,30,000 का हमारा वेंडर को हमें पेमेंट करना था। अब फिर से आगे समझिए। वेंडर को जब हम पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे शेयर्स देते हैं, तो इक्विटी शेयर्स, और साथ में क्वेश्चन ने बोला है कि आपने कैश भी दिया, तो इक्विटी शेयर्स, और यहाँ पे टोटल देना था कितना? 4,30,000। अब कहते हैं जी इक्विटी शेयर्स आपने इशू किया, कितना किया नहीं पता, लेकिन पार पे किया। तो यही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन ने बताया था आपको कि 40,000 शेयर 10 रुपए वाले हमने इशू किए थे। तो 40,000 शेयर 10 वाले, यानी इसका मतलब है कि आपने टोटल कितने का शेयर इशू किया, तो कितना डिफरेंस आया कैश में? तो 30,000 आपने, इसका मतलब है कैश में दिया होगा। तो ये जर्नल एंट्री से हमें बात समझ में आई। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे हैं, क्या पूछ रहे हैं। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें कवर करी उन्होंने। बैलेंस शीट कवर किया, बैलेंस शीट आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत बनाया तो वो याद रहना चाहिए, और जर्नल एंट्री को भी कवर किया, जिससे आपको वेंडर की वैल्यू नहीं दी थी वो मालूम किया हमने। व्हाट इज द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 23 और 24? 23 और 24 में कितना शेयर इशू हुआ है? तो हम यहाँ आते हैं सर। पिछले साल जो कैपिटल था वो इतने वैल्यू का था, और अभी कैपिटल नहीं, सॉरी सॉरी, ये पिछले साल का है, ये अभी का है। तो पिछले साल टोटल कैपिटल कितने का था, और अभी कैपिटल ये है। अच्छा जी, पिछले साल का ये देखो 23 का है ना, पिछले साल का इशूड कैपिटल कितने का है बेटा, और अभी का इशूड कैपिटल देखो कितने का है। तो भाई पिछले साल के मुकाबले इशूड कैपिटल अभी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? कितना? 10 लाख। क्वेश्चन ने शायद यही पूछा था कि आपका इशूड कैपिटल, इशूड जो है शेयर इशू जो हुआ था वो कितने रुपए का हुआ? टोटल फेज वैल्यू बताइए, टोटल वैल्यू बताइए, मतलब कितने का सर? तो 10 लाख का हुआ है जी। ये ए आ गया जी इसका। समझ में आ गई बात? अब आइए जी बी पे। यहाँ लिखा हुआ शेयर इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर, जो कैश में इशू हुआ है शेयर्स, वो कितने रुपए करके इशू हुआ है शेयर्स? कैश में जो इशू हुआ है वो कितने रुपए करके हुआ है, ये आपको पता करना है। तो यहाँ पे ना बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो वापस से आते हैं क्वेश्चन में, एक बार इशू ऑफ शेयर्स में ही चलते हैं वापस से। देखिए भाई, इशू ऑफ शेयर्स का कहाँ, ये रहा। पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बेटा? 4,50,000, उसकी वैल्यू इतनी थी। इस बार इशू ऑफ शेयर्स कितने? 5,50,000, उसकी वैल्यू इतनी है। उसमें भी अदर देन कैश, कैश कितना है? 40,000 अदर देन कैश है, वो भी 10 रुपये करके इशू किया गया था। अदर देन कैश को जो इशू किया गया कितने रुपए करके? 10 रुपये करके। तो बेटा आप बताओ यहाँ पे जो है
ध्यान से पहले तो निकालना, 40,000 शेयर्स को अलग करो तो कितना शेयर हुआ ये कैश के बदले में, 5,10,000। अब पहले कितना था ये शेयर्स, 4,50,000। पहले कितना था, 4,50,000 था। और अगर एक अदर देन कैश हटा दूं तो 4,50,000 से ये 5,10 पे आ गया है। 4,50,000 से कैसे आ गया, ये 5,10 पे आ गया। तो कितने शेयर इशू हुए होंगे, ये बात समझ में आ रही है, समझ पा रहे हो। अब बताओ वैल्यू को कैसे निकालोगे, वैल्यू के बारे में भी ध्यान दो। बताओ जी कितने रुपए करके। और यहाँ पे आओ दूसरी बात पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने एक और पॉइंट दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि शेयर जो है बेटा वो पार पे प्रीमियम पे इशू हुआ, कैसे मालूम चलेगा, तो प्रीमियम जाके चेक करते हैं। तो प्रीमियम में यहाँ पे देखिए पहले 2 लाख था, अब कितना हो गया, अदर देन कैश तो पार पे इशू हुआ था, क्वेश्चन ने बताया था आपको। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ इशूड एट पार, तो बाकी जो शेयर्स है उसी के बदले में प्रीमियम आया होगा। कितना प्रीमियम आया जी, 1,20,000 रुपए का आपके पास प्रीमियम आया है। 1,20,000 रुपए का क्या आया बेटा, प्रीमियम आया है। समझ में आ रही बात। अब बताइए जी 1,20,000 का तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, और नंबर ऑफ शेयर्स आपके जो इशू हुए हैं 60,000। 60,000 शेयर्स पे 1,20,000 प्रीमियम, तो कितना रुपए प्रीमियम हुआ बेटा, 2 रुपए पर शेयर्स पे प्रीमियम हुआ या नहीं हुआ, ये बात समझ में आई, अरे नहीं आई बेटा। यहां फिर से देखो, जो समझना चाह रहे ध्यान से देखो, 2 लाख से कितना हो गया, तो कितना प्रीमियम आया, 1,20,000। अब आते हैं शेयर्स कितना एक्स्ट्रा इशू हुआ है। तो पिछले साल जो शेयर्स था, मैंने कहाँ लिखा था, हाँ जी, पिछले साल जो शेयर्स था वो कितना था, और अभी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। अब कैसे पता चला बेटा, देखो पिछले साल 4,50 था, अभी जो है 5,50 है, लेकिन 40,000 का अदर देन कैश का था, वो हटा दो तो 5,10 का ही तो शेयर इशू हुआ है। तो 5,10 पहले 4,50 था, 5,10 से तो नए नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए, 60,000 आए। और प्रीमियम टोटल कितना आया, 1,20,000। तो 60,000 से डिवाइड करोगे तो प्रीमियम कितने का हुआ, ये 2 रुपए का प्रीमियम हुआ। कितने रुपए का, 2 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम हुआ। समझ में आई बात। अब 2 रुपए का प्रीमियम है, क्वेश्चन कह रहा है ये जो शेयर कैश में इशू हुआ था वो कितने रुपए प्रीमियम पे हुआ था, तो इसका मतलब है कि ये 12 पे हुआ होगा सर। 10 का तो फेस वैल्यू ही था, और 2 रुपए का क्या आया, प्रीमियम आया। नेक्स्ट, ऑन अप्रैल 2024 द कंपनी फॉरफिटेड ऑल द डिफॉल्टिंग शेयर्स। कह रहे भाई 1 अप्रैल 2024 में, अब बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 तक की है, उन्होंने कहा कि उसके अगले दिन मान लीजिए जिन लोगों ने डिफॉल्ट कर रखा था उन सबको हम फॉरफिट कर लेते हैं। तो कितने शेयर्स फॉरफिट करेंगे, यहां से मालूम चलेगा। देखो ये है अभी का ये अभी का नोट्स टू अकाउंट इस साल का। ये जो लेस हो रहा है ना बेटा, लेस, ये वो लोग हैं जिन्होंने डिफॉल्ट किया होगा। नॉट फुल्ली पेड अप में टोटल कितने लोग हैं, देखो 5,000 इक्विटी शेयर है नॉट फुल्ली पेड अप में। हमने इससे 10 × 5,000 करके मांगा, टोटल 50,000। इन्होंने दिया कितना, कितना नहीं दिया, ये जो वैल्यू है ये कॉल्स इन एरियर्स है। इन्होंने 10 नहीं दिया तो कितना दिया, टोटल 40,000 दिया। अब आप इसे फॉरफिट कर रहे हो, समझ में आ रही बात। तो कितने शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो, तो 10 में से कितना दे दिया था उसने, 2 रुपए तो नहीं दिए थे ना, साफ साफ लिखा हुआ 2 रुपए नहीं दिए उसने, तो कितना दिया, 8 रुपए दिए होंगे। तो अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि डिफॉल्टिंग शेयर्स को फॉरफिट किया, व्हाट अमाउंट विल बी अपेयर इन द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो बेटा आपको एंट्री बताता हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स होता था। जितने शेयर्स को आपने फॉरफिट किया और जितने पैसे उसने दे दिए, कितना दे दिया, 8 रुपए, तो यही आएगा 40। कितना आएगा सर, 40। ये हो गया जी। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़िए जी। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इशूड शेयर एज ऑन अप्रैल 1 2024। 1 अप्रैल 2024 में हमने शेयर इशू किया। आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ दीज शेयर्स,
जब हमने फोरफीड किया था, ध्यान से समझना, जो हमने शेयर्स अभी कितना फोरफीड किया था, 5000। कह रहे जी कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ इशूड शेयर। कह रहे जी हमने फोरफीड कर लिया, अब बताओ इशू ऑफ शेयर्स क्या होगा। एक तो शुरुआत में पूछा था सवाल आपसे, अब कह रहा फोरफीड करने के बाद क्या होगा। भाई इशू शेयर तो अभी भी वही है, उसमें थोड़ी ना कोई चेंज आएगा। इशू शेयर्स तो अभी भी वही होंगे। देखो पहले बताओ इशू शेयर्स हुआ कितना था भाई पहले और अब में, चेक करके बताओ। देखो आओ मैं चेक करवा देता हूँ फिर से, आओ जी बताइए इस बार इशू शेयर्स इस साल में कितना है। यहाँ पे जो आ रहा है इशूड शेयर, यहाँ पे कितना आ रहा है, और क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि बताइए इशूड शेयर में कोई चेंज आएगा क्या, क्या 550 हो जाएगा या वो 545 हो जाएगा फोरफीड के बाद। भाई वो अभी भी वही रहेगा ना, 550 45 क्यों हो जाएगा, उससे उसका मतलब नहीं है। वो तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप वाले में चेंज आता है, इशूड में ऑथराइज में चेंज नहीं आता फोरफीड की वजह से। इफ 2000 ऑफ फोरफीडेड शेयर्स, कह रहे जी जो आपने फोरफीड किया तो उसमें से 2000 शेयर्स को आप बेच रहे हो, सिर्फ 2000 को, कितने पे बेच रहे हो, फेस वैल्यू तो 10 का था, इसमें 4 रुपए का क्या हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम पे आप बेच रहे हैं। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व, दोनों चीजें पूछ ली। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000 इंटू का 4, कितना हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम बेटा। अब कैपिटल रिजर्व पूछ रहे हैं, कैपिटल रिजर्व 2000, लॉस तो बेचने में कुछ भी नहीं हुआ ना, बेचने के टाइम पे कोई लॉस हुआ है, लेकिन फोरफीट करा जो हमने था उसमें कितने रुपए उसने दिए थे, 8 रुपए पर शेयर दे दिए थे। तो हमने यहाँ लिखा 8, मैंने कैसे सिखाता हूँ आपको, जो री इशू शेयर्स रहे वो लिखो, ब्रैकेट प्रॉफिट माइनस, तो री इशू शेयर्स कितना है 2000, प्रॉफिट मतलब जो उसने पैसे दिए थे अब तक फोरफीड करने के टाइम, और बेचने में जो नुकसान हुआ। तो भाई बेचने में कोई नुकसान नहीं है, प्रीमियम पे बिक रहा है, और फोरफीड करने में कितने का फायदा हुआ था हमने को, 8 का। तो कितना आएगा कैपिटल रिजर्व सर, टोटल आ गया कैपिटल रिजर्व हमारे पास 16। तो ये आपसे पूछ रहे सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व इस डेट पे बताइए। तो पहले से कितना है, बाकी सब चीजें प्लस हो जाएंगी। आइए जी पहले से बताइए कैपिटल रिजर्व, बताइए जी 2024 में कैपिटल रिजर्व कितना था, 4, और अभी कितना आया, ऐड करो तो 56। सिक्योरिटी प्रीमियम पहले कितना था 320, और कितना आया 8, कितना हो गया 328। बोलिए सर कौन सा है, तो ये आ गया जी। What will be the amount of in the subscribed and fully paid up after the reissue of shares। कह रहे जी मान अभी जो हमने रीइशू किया ना 2000, तो बताओ जो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप था वो तो चेंज हो जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा उसमें। अरे कितना रीइशू कर दिया आपने, तो 2000 और बढ़ गए ना, उसने तो फिर से बिक गया ना शेयर्स। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में चलो। अच्छा यहाँ पे रुपीज में है, किस में ये भी देख लेना, रुपीज में। तो अभी जो आपने रीइशू किया है 2000 इंटू का 14 रुपीज करके आपने इसे बेचा, था तो 10 का ही ना, कैपिटल तो 10 का ही था। चलो मैं इसकी एंट्री समझा दूं आपको, फिर कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। बेटा जब बेच रहे हैं तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यही होता है बेटा। कितने शेयर हैं, कितने का एक, ये 4 का, और ये 2000 इंटू का 14। बताओ कैपिटल की इतना बढ़ेगा ना, कितना कैपिटल बढ़ा बोलो, 20 है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप जो था आपका वो क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आई बात, 20,000 बढ़ गया। अब देख लो यहाँ पे और यहाँ देखो और दिमाग लगा के मुझे बताओ, ये रहा आपका सब्सक्राइब्ड वाला करंट ईयर वाला, इसमें बताओ आंसर अब क्या बनेगा। 20,000 रुपये आपके शेयर्स कैपिटल में बढ़ गए हैं। जिसने बैलेंस शीट बनाई थी रीइशू करने के बाद, जिनको मैंने सिखाया था, वो बेहतर समझ पाएंगे। बैलेंस शीट अगर बिल्कुल याद नहीं तो दिक्कत तो होगी। देखिए बेटा मैं आपको याद दिलाऊं हमने जब बैलेंस शीट पढ़ी थी
तो उस वक्त मैंने आपको बताया कि पहले ना हम लोग लिखते हैं बेटा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, अगर एरियर होता तो माइनस करते हैं, फिर एरियर हट के बाद में ये क्या बन जाता है, शेयर फोरफिटेड, फिर ये शेयर फोरफिटेड हट के क्या हो जाता है, रीइशू हो जाता है, तो ये वाला जितना शेयर है इसी सब्सक्राइब्ड में जाके क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो नॉट फुल्ली पेड अप वाली कैटेगरी है, इसमें से सिर्फ कितनी रह जाएगी आपकी, ये वाली यहाँ से कितना हट जाएगा बेटा आपका, 2000 यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वो 2000 यहाँ से हटकर 2000 यहाँ से हटकर यहाँ ऐड हो जाएगा। कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा 2000 शेयर्स। अब कितने शेयर्स ऐसे हैं जिनको आपने फोरफीट किया या जो भी किया है, तो 2000 यहाँ से हट जाएगा, नई बैलेंस शीट बनेगी। नई बैलेंस शीट आइए जी हम बनाते हैं एक, यहाँ पे मेरे साथ साथ बनाओ बेटा, थोड़ा सा आपको बैलेंस शीट भी थोड़ा सा याद आ जाए। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, देख अब्दुल्ला भी जो करवा रहा हूँ बेटा वहां पे ध्यान दे, क्वेश्चन का क्या करेगा अभी जान के। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में 10 रुपये 5,45,000, तो यहाँ पे अब क्या आएगा बेटा, 5,47,000, यही है ना। अरे बेटा यहाँ पे कितने शेयर से थे, तो अब 2000 बढ़ गए ना, फोरफीट करके हमने रीइशू कर दिया, बढ़ गए ना, तो कितना हो गया, 5,47,000 ऑफ रुपीज़ 10 ईच, ऐसे ही बनाओगे ना बेटा ये, तो ये वैल्यू आए 547 ट्रिपल, ये 4 टाइम्स। फिर एक कॉलम आएगा आपका सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अब ये नॉट फुल्ली पेड अप में अब कितने शेयर्स रह गए, 3000 ऑफ रुपीज़, ठीक है जी। क्या हमने फोरफीट 5 कर लिया था क्या, क्वेश्चन ने एक बार क्वेश्चन हम लोगों से करवाया था, उसने फोरफीट पूरा कर दो ऐसा कुछ बोला था ना, फोरफीट ऑल दी शेयर्स। हाँ जी, वो तो फोरफीट हो गए थे हमारे, क्या हो गया था, फोरफीट हो गए थे, फोरफीट हो गए थे। कितने शेयर्स ऐड कर दो इसी में, ऐड शेयर फोरफीटेड, कितने शेयर्स, 3000 शेयर्स, 3000 शेयर्स, और कितने रुपए करके उसने दिए बेटा, 8 रुपए करके, ठीक है जी। चलो जी, इस तरीके से बनेगा नई बैलेंस शीट, जब बनेगी तो ये बनेगा बेटा, फोरफीट हो जाएगा और रीइशू हो जाएगा, तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है जी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि ये रहा, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, जो फुल्ली पेड अप वाले उसका अमाउंट बताइए आप। तो फुल्ली पेड अप का अमाउंट ये नहीं पूछ रहा कि फोरफिटेड का अमाउंट कितना है, फोरफिटेड हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन जो पेक हुआ है वो किस में लेंगे, हम सिर्फ ये लेंगे, समझ में आई बात। तो कितना आ रहा है बेटा, 5,40,000 नहीं 54,70,000 है क्या, देखो तो बस, मैं तो आपको बैलेंस शीट सिखा रहा हूँ बेटा, आप साथ साथ सीख लो, तभी तो समझ में आएगा क्या हो रहा है, चेंज कहाँ पे आया। इन्होंने एक ही क्वेश्चन में सही मायने में तो डिफिकल्टी लेवल में ये करा कि नॉर्मल अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये तो फोरफिटेड वाला आएगा, ये डायरेक्ट इशू होगा। अब एक ही 3 लेवल पे जाके क्वेश्चन पूछे उन्होंने आपसे, ये क्वेश्चन पूछ के आपसे बैलेंस शीट बनवाने की कोशिश करी आपसे, और बैलेंस शीट आपने रिवाइज नहीं किया, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको एक क्वेश्चन में, हमने उसमें फोरफिटेड वगैरह सारे कवर किए थे, लेकिन अगर आपने नहीं बनाया, उसे रिवाइज नहीं कर रखा है, तो आज बड़ी दिक्कत आएगी आपको।